इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द लाइव ऑनलाइन सेशन ऑफ आईएससी। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद, राम बहादुर जी। और हम राज व्यवस्था कर रहे हैं और आज हमने जो टॉपिक उठाया था आपके न्यायिक सक्रियता। ओके, जो न्यायिक सक्रियता हमें टॉपिक खत्म करना है, उसके बाद हम 2-3 टॉपिक और देखेंगे। न्यायिक सक्रियता बोले तो जुडिशियल एक्टिविज्म, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है और मेंस का परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है न्यायिक सक्रियता क्या है क्या नहीं है। ओके, तो अब न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट क्या है, न्यायिक सक्रियता का प्लस न्यायिक सक्रियता का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको उस दिन समझाया था। न्यायिक सक्रियता का जो उदय हुआ है वो इन जनरल 70 दशक के उत्तरार्ध में हुआ, 70 दशक के बाद हुआ। ओके, मतलब उत्तरार्ध, लेटर कॉल में न्यायिक सक्रियता हुआ है। इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल अदा किया है, सबसे बड़ा जो इन्होंने न्यायिक सक्रियता जिसके कारण आई है, चीजों में आई है, वो है आपके जनहित याचिका, जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। ओके, और साथ में अनुच्छेद 21 का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तारित अनुवाद। ओके, अनुच्छेद 21, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, तो अनुच्छेद 21 का सर्वोच्च न्यायालय ने थोड़ा संकीर्ण अनुवाद किया था। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक साथ पढ़ने से मना कर दिया था, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। पर वही मेनका गांधी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया था अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक सिक्के के दो पहलू हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को एक दूसरे के संपूर्ण पूरक माना और एक विस्तारित अनुवाद कर दिया। 21A है ना, एक है का 21 का 21 तो लाइफ एंड लिबर्टी है ना। ओके, तो वहां से एक तरीके से न्यायिक सक्रियता आया। अब ये न्यायिक सक्रियता का जो कॉन्सेप्ट है, न्यायिक सक्रियता क्यों, इसे न्यायिक सक्रियता क्या कहते हैं? न्यायिक मतलब न्यायालय सक्रिय हो गया है, पर न्यायालय सक्रिय होने का अनुवाद क्या, का मतलब क्या है? न्यायालय सक्रिय हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि न्यायालय ने अब काम किया है, पहले नहीं काम करता था। मतलब अगर क्वेश्चन आता है न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? हाँ भाई। जब विधायकों और कार्यपालिका जब विधायकों और कार्यपालिका अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करती है सर, तो न्यायालय इनके कार्य में हस्तक्षेप करता है। हाँ, कह सकते हैं। ओके, यह निष्क्रिय हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो बबीता जी ने कहा सही है, ठीक है। अब इसको दूसरे एंगल से कहते हैं, न्यायालय अपने निर्णय में, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में दो तरह के निर्णय हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या तो सरकार के पक्ष में या सरकार के विपक्ष में। तो क्लास, जो निर्णय सरकार के विपक्ष में होते हैं उन्हें न्यायिक सक्रियता कहते हैं। जो निर्णय सरकार के पक्ष में है वो न्यायिक सक्रियता नहीं है। ये दूसरा एंगल है देखने का, ये दूसरा दृष्टिकोण है देखने का।
अब देख लो, खुद ही देख लो, जो निर्णय सरकार के विपक्ष में है वही न्यायिक, वहां पे न्यायालय सक्रिय है। जो निर्णय सरकार के ऊपर कुछ पाबंदियां रखवाते हैं, जो निर्णय सरकार को कुछ करने से रोकते हैं, जो निर्णय सरकार को कहीं ना कहीं कंटेन्ड करते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आपने जो कानून पास किया वो लागू नहीं हो सकता, आपको ऐसा करना चाहिए था। सरकार को कटघरे में जो जहां पे खड़ा होता है, या सरकार के जो कानून को न्यायालय उसे अक्रिय बना देता है, तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। अगर न्यायालय गवर्नमेंट के फेवर में ही डिसीजन दे रहा है तो वो न्यायिक सक्रियता है ही नहीं। तो बहुत, वो तो नॉर्मल कोर्ट में होता रहता है, मतलब ये तो जुडिशियल एक्टिविज्म एक बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत नॉर्मल चीज है। हाँ, तो मतलब देखिए, न्यायालय ये तो मतलब अब न्यायिक सक्रियता एक तरीके से एक हमारे कानून का या कानून के प्रशासन का एक हिस्सा हो चुकी है न्यायिक सक्रियता। ओके, जो पहले 1970 से पहले एक शायद इसे एक सोचा नहीं जा सकता था कि ऐसा चीज होगी। अब न्यायिक सक्रियता एक बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत ही बिल्कुल सामान्य बात है। ओके, तो न्यायिक सक्रियता में दूसरा दृष्टिकोण है कि वो मोस्टली निर्णय सरकार के विपक्ष में जाते हैं। और दूसरी बात जो कहा गया है, जो अभी बबीता जी ने बोला, न्यायिक सक्रियता में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये दोनों आपकी कार्यपालिका और विधायिका इस के कार्यक्षेत्र में उनका हस्तक्षेप हो जाता है, उसे भी न्यायिक सक्रियता कहते हैं। समझ में आ गया क्लास? ओके, हेडिंग डाली क्लास न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता मैंने कुछ लिखवाया नहीं था ना, अच्छा उसने समझाया था न्यायिक सक्रियता। ओके, लिखिए क्लास, न्यायिक सक्रियता न्यायिक सक्रियता भारत में 1970 के दशक के उत्तरार्ध 1970 के दशक के उत्तरार्ध में दृष्टिगोचर हुई। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता के रूप में भी जाना जाता है। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता के रूप में भी जाना जाता है। यह न्यायिक संयम का विरोधी है। यह न्यायिक संयम का विरोधी है। जिसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित आत्मनियंत्रण। जिसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित जिसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित आत्मनियंत्रण। सर रिपीट करना सर, यह है न्यायिक सक्रियता, यह न्यायिक संयम का विरोधी है, जिसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित आत्मनियंत्रण। विराम। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में पैदा हुई। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में पैदा हुई और वहीं विकसित हुई। अमेरिका में पैदा हुई और वहीं विकसित हुई। वहीं विकसित हुई। इस शब्दावली का पहली बार वर्ष 1947 में
वर्ष 1947 में अमेरिकी इतिहासकार एवं शिक्षा प्रदायक, अमेरिकी इतिहासकार एवं शिक्षा प्रदायक आर्थर शेलिंगर जूनियर, आर्थर शेलिंगर जूनियर ने प्रयोग किया। भारत में न्यायिक स्वीकृति का सिद्धांत, भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य आया, 1970 के दशक के मध्य आया। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पीएन भगवती, न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पीएन भगवती, न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति डीए देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी, कि देश ने न्यायिक सक्रियता की नींव रखी। विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ। न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकार के संरक्षण के लिए, न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकार का संरक्षण के लिए, तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए, न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने से है। आगे बढ़कर भूमिका लेने से है। विराम। दूसरे शब्दों में न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों कार्यपालिका एवं विधायिका को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना है। अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना है। अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना है। विराम। लिखिए। न्यायिक सक्रियता अधिकतर सरकार विरोधी निर्णयों में दृष्टिगोचर होती है। सरकार विरोधी निर्णयों में दृष्टिगोचर होती है।
न्यायिक सक्रियता से न्यायिक सक्रियता के लिए न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर ने कहा था कि प्रत्येक न्यायाधीश सक्रियतावादी होता है, प्रत्येक न्यायाधीश सक्रियतावादी होता है या तो वो आगे के गियर में गाड़ी चलाता है, या तो वो आगे के गियर में गाड़ी चलाता है या पिछले गियर में, या तो वो आगे के गियर में गाड़ी चलाता है या पिछले गियर में। ये वीके कृष्ण अय्यर का स्टेटमेंट है, जिन्होंने यहां पीआईएल लेके आए थे, ये और भगवती, पीएन भगवती। न्यायिक नीति या न्यायिक निर्णय या तो सरकार के पक्ष में होंगे या सरकार के विपक्ष, या तो सरकार के पक्ष में होंगे या सरकार के विपक्ष। परंतु जो निर्णय सरकार के विपक्ष में होंगे, या जिनके द्वारा सरकार के ऊपर कोई रोक या प्रतिबंध लगाया जाएगा, सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। परंतु जो निर्णय सरकार के विपक्ष में होंगे या जिनके द्वारा सरकार पे कोई रोक या प्रतिबंध लगाया जाएगा, उन्हें ही न्यायिक सक्रियता के दायरे में लिया जाता है। उन्हें ही न्यायिक सक्रियता के दायरे में लिया जाता है। भारत में न्यायिक सक्रियता स्वतंत्रता, समानता और न्याय को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्रता, समानता और न्याय को ध्यान में रखते हुए सामाजिक बदलाव या इसे ऐसे समाज में बदलाव की ओर प्रेरित करती है, विराम। नेक्स्ट प्रकार, भारत में न्यायिक सक्रियता मुख्यतः दो कारणों से देखी जाती है। पहला सर्वोच्च न्यायालय ने जो समय समय पर अपने निर्णय दिए हैं, जिनके द्वारा आम जनता के मूलभूत अधिकार
मूलभूत अधिकार, अधिकार को संरक्षित करना, मूलभूत अधिकार को संरक्षित करना और समाज में वंचित वर्गों, समाज में वंचित वर्गों को न्याय दिलाने, वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के कारण संभव हो पाया है, जो पहला रीजन है। उदाहरण है, इसका उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण है कोई मेरे को केस का उदाहरण दे सकता है? लिखिए, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1983 वाद। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1983 वाद। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1983 वाद। देखिए, इसी तरह एशियाड केस, एशियाड केस 1983, एशियाड केस 1983। खदानों में मजदूरों की दुर्दशा, खदानों में मजदूरों की दुर्दशा, बच्चों पर अत्याचार, बच्चों पर अत्याचार, ताजमहल का संरक्षण, ताजमहल का संरक्षण, ये सारे फैसले जहां पे न्यायालय ने निर्णय दिए सरकार के खिलाफ। ताजमहल का संरक्षण, गंगा नदी का प्रदूषण, वाहनों से बढ़ता हुआ प्रदूषण, दिल्ली के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को, दिल्ली के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अन्यंत्र स्थापित करना, दिल्ली के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अन्यंत्र स्थापित करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं शिक्षा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं शिक्षा, इन सारे वादों से, इन सारे वादों से सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक न्याय को सुदृढ़ किया है, सामाजिक न्याय को सुदृढ़ किया है और वंचित, समाज के वंचित वर्गों, समाज के वंचित वर्गों के पक्ष में निर्णय दिया है, समाज के वंचित वर्गों के पक्ष में निर्णय दिया है। तो ये तो पहला रीजन हो गया जिसमें कहा गया कि सरकार, सर्वोच्च न्यायालय ने
आपके जो जनता के मूलभूत जो अधिकार हैं उनको उनको देखिए। वहीं दूसरी ओर, नेक्स्ट पैराग्राफ से, वहीं दूसरी ओर दूसरा कारण सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय का विस्तृत अनुवाद अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के परिदृश्य में, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के परिदृश्य में जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने इन मूल अधिकारों को विस्तार से समझाया और विधायिका या कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून अगर इन अनुच्छेदों में दिए गए प्रावधानों का हनन करते हैं या उसको कम करते हैं, इन अनुच्छेदों में दिए गए प्रावधानों का हनन करते हैं या उसको कम करते हैं, तो ऐसे कानूनों को निरस्त किया या कम करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण केशव नंदा भारती वाद 1973 है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण केशव नंदा भारती वाद 1973 है। आगे चलकर वामन राव वाद 1973 है। आगे का वामन राव वाद 1982। एल चंद्र कुमार वाद 1997। चंद्र कुमार वाद 1997 मुख्य हैं, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में कहीं ना कहीं विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा गठित कानून को, विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त किया और अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 में दिए गए प्रावधानों को सुदृढ़ किया। विराम। लिखिए, न्यायिक सक्रियता समकालीन मूल्यों और परिदृश्यों की
पैरोकारी के लिए, समकालीन मूल्यों और परिदृश्यों की पैरोकारी के लिए सर परिदृश्य के समकालीन मूल्यों और परिदृश्यों की पैरोकारी के लिए संविधान की व्याख्या है, संविधान की व्याख्या है। विराम। न्यायिक सक्रियता सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री A.M. अहमदी के अनुसार, इसको मतलब न्यायिक सक्रियता को न्यायपालिका के ऊपर थोपा गया है, न्यायपालिका के ऊपर थोपा गया है। और अगर कार्यपालिका और विधायिका अपने कार्य सही ढंग और सही तरीके से करें तो उच्च न्यायालयों को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विराम। न्यायिक सक्रियता के बारे में के पक्ष में न्यायिक सक्रियता के पक्ष में निम्न बातें कही जा सकती हैं। नंबर 1, या अन्य सरकारी शाखाओं में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है, पर्यवेक्षक या परीक्षक के रूप में कार्य करती है, एग्जामिनर। एक्चुअली उसका हिंदी का वर्ड मैं थोड़ा भूल रहा था। ओके, पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। या न्याय निर्णयन में, इसी में लिखेंगे, या न्याय निर्णयन में आवश्यक नवाचार लाती है, देखिए नेक्स्ट, नंबर 2, न्यायिक सक्रियता न्यायाधीशों को उन मामलों में अपने व्यक्तिगत ज्ञान का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है, अपने व्यक्तिगत ज्ञान का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है
सर व्यक्तिगत ज्ञान का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है जहां कानून संतुलन प्रदान करने में विफल रहा है, जहां कानून संतुलन प्रदान करने में विफल रहा है। संतुलन प्रदान करने में विफल रहा है। नंबर 3, न्यायिक सक्रियता विभिन्न मुद्दों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। विभिन्न मुद्दों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जिसके कारण आम जनमानस में न्याय प्रणाली और उसके निर्णयों में त्वरित विश्वास कायम होता है। त्वरित विश्वास कायम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार कई बार अपने निर्णयों में किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश करती है, वहीं आम जनमानस उन कानूनों से प्रभावित होते हैं यहीं पर न्यायिक सक्रियता सार्वजनिक शक्ति का दुरुपयोग होने से रोकती है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायिक सक्रियता तेजी से उन विभिन्न मुद्दों पर समाधान प्रदान करती है। न्यायिक सक्रियता तेजी से उन मुद्दों पर समाधान प्रदान करती है जहां विधायिका किसी भी कारण सर रिपीट करना सर। न्यायिक सक्रियता तेजी से मुद्दों पर, कई ऐसे मुद्दों पर त्वरित समाधान प्रदान करती है जहां विधायिका किसी भी कारण से फंस जाती है। विराम। तो ये तो हो गए इसके पक्ष में बातें। नेक्स्ट क्लास विपक्ष के तर्क। न्यायिक सक्रियता जैसी शब्दावली भारत के संविधान निर्माताओं ने नहीं दी। न्यायिक सक्रियता जैसी शब्दावली भारत के संविधान निर्माताओं ने नहीं दी क्योंकि
भारत के संविधान निर्माताओं ने नहीं दी, क्योंकि यह संविधान के तीनों अंग में शक्ति संतुलन के खिलाफ काम करती है। संविधान के तीनों अंगों में शक्ति संतुलन के खिलाफ काम करती है। विराम। नंबर 2, न्यायिक सक्रियता से कई बार प्रशासनिक अड़चने आ जाती हैं। क्योंकि न्यायालय तो अपने निर्णय दे देती है, पर प्रशासन उन निर्णयों के लिए तैयार नहीं होता। न्यायालय तो अपने निर्णय दे देती है। सर एक बार रिपीट करेंगे सर, न्यायिक सक्रियता प्रशासनिक अड़चने। न्यायिक सक्रियता प्रशासनिक अड़चने कई बार पैदा कर देती है, क्योंकि न्यायालय तो अपने निर्णय दे देती है, परंतु प्रशासन उन निर्णयों के लिए तैयार नहीं होता। अतः उनको लागू करने के लिए प्रशासन को जूझना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशासन को जूझना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बार बार हस्तक्षेप के कारण जनसाधारण लोगों का विश्वास सरकारी संगठन संस्थानों के प्रति कम होता जा रहा है। विराम। ओके, क्लियर है? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, न्यायिक सक्रियता क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इतना फास्ट बोलते हैं कि आधा समझ में आता है? सर बोलिए सर। थोड़ा सा स्पीड कम करेंगे सर। अरे सर, स्पीड कम करेंगे तो फिर कैसे पूरा करेंगे? ओके, स्पीड तो और आपको तो मेंस में तो ऐसी ही स्पीड होनी चाहिए। मैंने कहा ना, पूरा अगर आप रिफिल भर के लेके आते हैं तो मेंस में 1.5 दिन चलती है एक रिफिल, इतना लिखना पड़ता है। अगर आईएएस मेंस की बात है तो 5000 शब्द 3 घंटे में लिखने होते हैं। सर। हाँ सर। सर, सहकारी और सरकारी में क्या अंतर होता है? सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, सरकारी मतलब गवर्नमेंट। सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, सरकारी गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव मतलब जहां कई लोग मिल करके चीज बनाए, वो सहकारी। अमूल का फुल फॉर्म मालूम है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल, आनंद किसने शुरू किया था? अरे जीके क्वेश्चन भैया, कुरियन में सर। वर्ग से कुरियन। ओके, ये सहकारी संस्था है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ओके, सहकारी, कोऑपरेटिव हमारे संविधान में किस भाग में दे रखे हैं? 9B। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बाकी आप उसमें इसमें दे रखा है और आपके अनुच्छेद 19 में भी डाल रखा है। 9 भी जोड़ा गया, नहीं हटाया नहीं गया। 9 भी जोड़ा गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट सर। उसी में तो है सहकारी संगठन का सर। तो सहकारी मतलब कोऑपरेटिव होता है। हेडिंग डालिए क्लास। नेक्स्ट, आज सर्वोच्च न्यायालय खत्म हो जाएगा, कल उच्च न्यायालय शुरू होगा। ओके, हेडिंग डालिए।
लोक अदालत, लोक अदालत। तो भारत में पहली लोक अदालत किस राज्य में हुई थी? सर राजस्थान में। वेरी गुड। तुक्का था या सही बताया था? वेरी गुड। 1972 या 82, 1982 में, या फिर गुजरात में हुई थी 1982 में। ओके, ले क्लास लोक अदालत। अच्छा, तो अब क्योंकि साहिल जी बोल रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे ही है साहिल जी। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ चुनौती कहां जाती है? जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, या सर्वोच्च न्यायालय में? हाँ भाई वकील साहब हैं। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लोक अदालत के निर्णयों के खिलाफ अपील कहां जाती है? जिला न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या सर्वोच्च न्यायालय? हाई कोर्ट में सर, हाई कोर्ट में सर। हाई कोर्ट में जाती है सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ओके, लोक ध्यान रखिए अदालत क्लास, लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील जा ही नहीं सकती। यू कैन नॉट अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोक अदालत, क्योंकि लोक अदालत में लोक अदालत का डिसीजन बाइंडिंग होता है। लोक अदालत यही चीजें हैं, यही सब चीजें समझना, लोक अदालत का डिसीजन बाइंडिंग होता है। लोक अदालत की अपील कहीं नहीं जाती, आप कर ही नहीं सकते लोक अदालत की अपील। लोक अदालत दोनों पक्षों के तैयार पे ही आप लोक अदालत जा सकते हैं, समझ में आया? लोक अदालत ऐसे नहीं जाते। जैसे सपोज हमारा और आपका विवाद हो गया, ठीक है, आपने कहा लोक अदालत चलेंगे, मैंने कहा मैं लोक अदालत नहीं जाऊंगा, तो लोक अदालत में केस जाएगा ही नहीं। लोक अदालत में तभी जाएंगे जब दोनों पक्ष तैयार हो कि हाँ हम लोक अदालत में जाएंगे, क्योंकि लोक अदालत का एक निर्णय है, लोक अदालत का कानून है कि लोक अदालत का निर्णय बाइंडिंग होगा, बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील नहीं जाती, इसलिए क्वेश्चन पूछा था। ओके, ले क्लास लोक अदालत। लोक अदालत जिसे सामान्य भाषा में जन अदालत भी कहा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में जन अदालत भी कहा जाता है, यह भारत में सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1982 गुजरात में गठित हुई थी। 1982 गुजरात में गठित हुई थी। लोक अदालत भारत में विवादों के निपटारे के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था है। ये अदालतें अनौपचारिक, सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्ति के लिए अनौपचारिक, इनफॉर्मल, सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्ति के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करती हैं। जन अदालत कभी कभी लगता है क्या सर ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाते हैं सर? हाँ, अलग अलग राज्य अलग अलग समय में जन अदालत लगाते हैं। ओके, ये क्लास कोरबा में मैं देखा हूं सर, छत्तीसगढ़ में। यहां पर इन अदालतों में बातचीत, मध्यस्थता, मान मनोबल तथा वादियों की समस्याओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर विशेष रूप से प्रशिक्षित
एवं अनुभवी विधि अभ्यासियों द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं अनुभवी विधि अभ्यासियों द्वारा मामले निपटाए जाते हैं। देखिए, लोक अदालतों को कानूनी जामा किस कानून से मिला? कानूनी जामा सर। कानूनी जामा समझ रहे हैं? कानूनी जामा मतलब उसका जो स्ट्रक्चर कानून के रूप में, मतलब इसको दूसरे समय कहते हैं लोक अदालत को स्थायी मान्यता किस कानून से मिली? समझ रहे हो क्लास? तो सिर्फ अकेला लक्ष्मीकांत ही नहीं है जो आपको यूपीएससी निकाल लेगा या पीसीएस निकाल लेगा। आपको पॉलिटी पढ़नी, फिर कंप्लीट पॉलिटी पढ़नी। टॉपिक्स बहुत तेरे हैं क्लास, मैं बता रहा हूँ, टॉपिक्स इतने हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट ना 15 दिन और चला सकता हूँ। याचिका सौदे से क्या समझते हैं? भारत में याचिका सौदे का क्या प्रावधान है? कॉन्सेप्ट ही नहीं सुने होंगे हिंदी माध्यम में। याचिका सौदा को क्या कहते हैं? एक्चुअली ये भी इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर ये इंडिया में डिस्कस किया गया है। प्ली बार्गेन, अगर मैं कम से कम 10 दिन और सर्वोच्च न्यायालय खींच सकता हूँ, पर वही है ना, फिर बाकी टॉपिक्स कम हो जाए। प्ली बार्गेन क्या होता है? भारत में प्ली बार्गेन के पॉजिटिव, विपक्ष में और पक्ष में तर्क दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास करंट अफेयर्स बहुत सॉलिड पढ़ो, ये सब चीजें न्यूज़पेपर में डिस्कस की जाती है। ओके, और हिंदी के वही नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये वो पेपर ही नहीं है जो आपको इस लेवल का ज्ञान, या जनसत्ता का ज्ञान दे पाए, कोई नहीं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, क्या करें, यही रीजन है भैया। ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये ध्यान रखो भैया कि जो सर हिंदू इंडियन एक्सप्रेस जो एप्स लोड करते हैं सर, क्या वो सर सही रहता है कि सर भैया हिंदू में तो ऐप करेंगे तो आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। हिंदू तो फ्री में ऐप देता नहीं है। ओके जी जी। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का भी फ्री में ऐप है, तो उसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ता। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए ऐप डालकर, डाउनलोड करके। प्ली बार्गेन, आपने इन महाशय का नाम सुना है? ये कौन थे? डेविड कॉलमैन हेडली। नाम सुन रखा है? कुछ सुना सा लग रहा है या बिल्कुल ही ऊपर से जा रहा है? डेविड कॉलमैन हेडली आपके 26/11 जो मुंबई हमलों में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पकड़े गए थे। अमेरिका ने इन्हें, मतलब क्योंकि उसमें जो 26/11 में ताज में हमले हुए थे, या जो आपके में हमले हुए थे, जो जूस के यहूदियों के जो पूजा घर में हमले हुए थे, उसमें अमरीकी बहुत मारे गए थे। ताज होटल में अमरीकी बहुत मारे गए थे। तो 26/11 हमलों में जो कसाब और उनके जो टीम थी, उनके लिए जो टारगेट्स की रेकी समझते हैं ना, मतलब देखना भालना कहाँ क्या है क्या नहीं है, वो डेविड कॉलमैन हेडली ने की थी। एक अमरीकी नागरिक था जिसने पाकिस्तानी नागरिकता ले ली थी। एक अमरीकी नागरिक था जिसने पाकिस्तानी नागरिकता ले ली थी। ऐसे बहुत कम मिलेंगे, पर इसने ले ली थी। ओके, तो जब रिसर्च हुई सब चीज, अमेरिका की CIA और FBI तो बिल्कुल बाल की खाल निकाल देती, तो इन महाशय का नाम सामने आया। ओके, और तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। अब क्योंकि उस 26/11 के मामलों में अमरीकी लोग मारे गए थे ताज में, क्योंकि उन्होंने चुन चुन के इजरायली, हिंदुस्तानी और अमरीकियों को ताज में मारा था।
तो डेविड कोलमैन हेडली पर सीधे के सीधे मर्डर चार्जेस लग रहे थे और उनको मृत्युदंड मिलना लाजमी था। उन्होंने याचिका सौदा कर दिया, प्ली बार्गेन। अब ये प्ली बार्गेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? केस चलने से पहले ही जो वादी है ना, वो मान लेता है कि सर मैं गिल्टी हूं, मैंने गुनाह किया। तो केस, अदालत में केस चलता ही नहीं, काम, समय बच गया, न्यायालय का समय बच गया, उसने पहले ही मान लिया कि गिल्टी है। और न्यायालय उसके एवज में कि आपने अदालत का समय बचाया है, बेकार में इतनी बहसबाजी और प्रूव हो या नॉट, आपने समय बचाया है, हम आपकी सजा को कम कर देंगे। इसे कहते हैं प्ली बार्गेन। मैंने कहा ना, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मतलब आपको पढ़ा, मतलब वो है कि जो अभी के एग्जाम के लिए नहीं है, आगे के एग्जाम्स के लिए हैं। जब आगे का एग्जाम का होगा तो मैं आपको उन कॉन्सेप्ट्स पे डेफिनेटली बताऊंगा। प्ली बार्गेन कॉन्सेप्ट समझ, मैं कभी आपसे पूछ लिया जाए भाई ये याचिका सौदा क्या होता है, तो याचिका सौदा इस तरह, और भारत में ये सीआरपीसी संशोधित कानून में इसका जिक्र है। इसलिए मैं करूंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हवाबाजी है कि अमेरिका का कानून है, मैं सीधे आपको यहाँ अपना ज्ञान दिखा रहा हूँ। ये सीआरपीसी संशोधित कानून में इसका जिक्र है, प्ली बार्गेन। ओके, तो अब डेविड कोलमैन हेडली को मौत की जो सजा मिल रही थी, अब उसे उम्र कैद है। अब इसके पक्ष में क्या तर्क है? पक्ष में तर्क यह है कि केस इतना लंबा चलेगा ही नहीं। ओके, अगर वो तैयार हो तो केस, मतलब अगर याचिका, वो जो वादी जिसके ऊपर खिलाफ केस चल रहा है, वो अगर अपना गुनाह मान ले तो केस जल्दी खत्म हो जाएगा। निगेटिव क्या है? जो पुलिस अथॉरिटी है या जो आपके जो कानून व्यवस्था वाले देखने वाले हैं, कई बार इनोसेंट बेगुनाह लोगों को भी फंसा सकते हैं। वो ये कहेंगे कि बेटा केस तो हम साबित करके रहने देंगे, हम केस ऐसा बनाएंगे तुम छूट तो सकते नहीं। इससे बढ़िया चीज क्या है? अदालत के सामने मान लो कि तुमने किया, तो जो तुम्हें सजा जो मिल रही है उससे कम सजा मिलेगी। नहीं तो बाकी तो अदालत को फेस करोगे तो हम तो तुम्हें साबित कर देंगे तुम गुनहगार हो। भारत में कुछ कानून तंत्र ऐसे ही तो होता है कि हम तो साबित कर ही देंगे कि तुम गुनहगार हो। ओके, पर तुम अगर पहले ही मान लोगे तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। तो इसका पक्ष और पक्ष, तो इस तरीके से है। तो लोक अदालत में आप लिखिएगा, लोक अदालत को कानूनी जामा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 द्वारा मिला। 1987 द्वारा मिला विधिक सेवा अधिकार प्राधिनियम, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 द्वारा मिला। बाद में बात करना बेटा। हाँ जी, नहीं सर, आपको नहीं सर। अरे सर तभी तो मैं कहता हूं म्यूट कर रखिए करिए सर, यहां बहुत लोग क्लास ले रहे हैं। ओके, लिखिए क्लास। इसके द्वारा भारत में लोक अदालतें स्थापित की गई। भारत में लोक अदालतें स्थापित की गई। लोक अदालत के क्षेत्राधिकार, लोक अदालत के क्षेत्राधिकार निम्न है। लोक अदालत के क्षेत्राधिकार निम्न है। ये विवाह संबंधी विवाद, ये विवाह संबंधी विवाद, आपराधिक, छोटे आपराधिक मामले, बहुत छोटे आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, श्रम विवाद, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, बैंक वसूली के मामले, पेंशन तथा आवास के मामले, या उपभोक्ता शिकायत के मामले आदि की सुनवाई। उपभोक्ता शिकायत
मामले आदि की सुनवाई लोक अदालत के माध्यम से होती है, लोक अदालत के माध्यम से होती है। ध्यान तो रहे कि अदालत के समक्ष लंबित किसी मामले को लोक अदालत सुनवाई के लिए लाया जा सकता है। समक्ष लंबित किसी मामले को लोक अदालत सुनवाई के लिए लाया जा सकता है। लोक अदालत की सुनवाई के लिए लाया जा सकता है यदि दोनों पक्ष विवाद का समाधान लोक अदालत में करना चाहते हो। दोनों पक्ष विवाद का समाधान लोक अदालत के माध्यम से करना चाहते हो। ये चीज ध्यान रखना, दोनों पक्ष तैयार हो। अगर एक पक्ष तैयार नहीं है तो लोक अदालत में नहीं चलेगा, क्योंकि समन्वय होगा ना, कोर्ट वो होगा। क्योंकि लोक अदालत ऐसे नहीं निर्णय देती, जैसे मैंने कहा मान मनोबल समझाइए, थोड़ा आप झुके, थोड़ा आप पीछे हटे, ओके, बीच का रास्ता निकालती है। इसलिए लोक अदालत की डिसीजन अपील नहीं होती। जब आप, पहली बात है, या तो आप तैयार मत हो, बट अगर आप तैयार हो गए हो तो फिर मामला, फिर आपको जो लोक अदालत डिसाइड करेगी, फिर आपको फाइल। इसलिए कहा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आंसर याद रखिएगा कि लोक अदालत की अपील नहीं जाती कहीं। लोक अदालत के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। ये नहीं कि आप लोक अदालत भी ले लिया और फिर आप कहते हैं हम निर्णय, हम संतुष्ट नहीं है, हम तो अपील करेंगे। आप अपील नहीं कर सकते। ओके, नंबर 2, ना लोक अदालत का अलग ही कानून चलता। ओके, ले क्लास। नंबर 2, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत के संज्ञान में लाए जाने के उपयुक्त है, विराम। लोक अदालतों की शक्ति के बारे में बात करें तो इसे भी वही शक्तियां प्राप्त हैं जो एक सिविल कोर्ट को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। सर रिपीट करना, इसे भी वह शक्ति प्राप्त है जो सिविल कोर्ट को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। लिखा हुआ है स्क्रीन पे। इस प्रकार लोक अदालत में चली कार्रवाई को भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, तो जब तक अदालत चलेगा तो क्वेश्चन तो आपसे जाएंगे ही जाएंगे। ओके, आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस होता है? इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी। देखो, जिसने लॉ भी नहीं पढ़ा वो बता रहा है, तुम्हारी तो आरटीआई के तहत ना कॉपी निकालनी चाहिए। ओके, वेरी गुड, ध्यान रखिएगा। मतलब जैसे किसी ने XYZ कोई कानून किया, गलत काम किया या कोई सजा, कोई नियम तोड़ा, तो सीआरपीसी में उसका प्रोसीजर है और आईपीसी में सजाएं की दफाएं। जैसे कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सजा, तो 302 में है, आईपीसी के 302 में फांसी की सजा है। पर वो फांसी की सजा के लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा, प्रक्रिया क्या होगी,
वो सीआरपीसी में डिसाइड किया। तो जो वतन जी ने बताया ना बिल्कुल सही बताया, मतलब सीआरपीसी में आईपीसी के प्रोसीजर बताए गए कि इस सजा को लागू करने के लिए प्रोसीजर क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और आईपीसी इंडियन पेनल कोड, ताजे राते हिंद, जो मतलब जैसे आप फिल्मों में देखते होगे ना, पुरानी फिल्मों में ताजे दफा 300 दे ताजे राते हिंद के तहत इसको फांसी की सजा दी जाती है। तो मतलब वो आईपीसी में सजाएं हैं कि इसका नियम तोड़ा तो ये सजा, और उस सजा को लागू करने के लिए क्या प्रक्रिया होगी वो सीआरपीसी में। समझ में आया सर? ओके, इसलिए शेयर तो करिए पर सर जी उसको पढ़िए। तो अभी तो मैं भूगोल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ओके, भले आज सोचा तो जब मैंने शुरू देखा विशेष जी ने कई चीजें शेयर की, हमने कहा आज क्वेश्चन पूछता हूं आपके अपवाह तंत्र से। ओके, लिखिए, भारतीय दंड संहिता 1807 के अर्थों में अदालती कार्रवाई मानी जाएगी, अदालती कार्रवाई मानी जाएगी। भारतीय दंड संहिता 1807 के अर्थों में अदालती कार्रवाई मानी जाएगी। लिखिए, लोक अदालत का निर्णय, लोक अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट के हुक्मनामे, सिविल कोर्ट के हुक्मनामे अथवा किसी भी अन्य अदालत के किसी भी आदेश की तरह मान्य होगा। आदेश अदालत के किसी भी आदेश की तरह मान्य होगा। विराम। लोक अदालत, लोक अदालत लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। और लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध, और लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी अदालत में अपील नहीं हो सकती, किसी अदालत में अपील नहीं हो सकती। विराम। क्लियर है गाइस? तो यहां पे आपका सर्वोच्च न्यायालय का अध्याय खत्म होता है। हम कल उच्च न्यायालय का चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? उच्च न्यायालय का चैप्टर शुरू करेंगे। और आज के लेक्चर से क्लास किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई प्रश्न? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई प्रश्न है? ऑफलाइन चीजें क्लियर हैं? हाँ, वो जज होता है, उसे उसके साथ में आपके एक लॉयर नियुक्त होता है। वैसे इसमें लॉयर की जरूरत नहीं होती, पक्ष में, पर जज को के साथ, और एनजीओ जो खासकर गैर सरकारी संस्थान के से होते हैं वो भी लोक अदालत में जज के साथ बैठते हैं, क्योंकि इनमें समन्वय की जरूरत होती है। ओके, एनजीओ भी बैठते हैं लोक अदालत के, उसमें वो भी भाग लेते हैं, ठीक है? तो कल हम हाईकोर्ट शुरू करेंगे क्लास।